सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 5 पदखंड का पर्वत प्रदेश में पावस, जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता है। तो पहले पाठ में हम लोग कवि परिचय जाने और पूरे कविता का प्रतिपाद यानी सारांश जाने। आज हम लोग कविता को पढ़ेंगे और उसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं उस कठिन शब्द को जानेंगे, उसके शब्दार्थ को जानेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला कठिन शब्द है पहला काव्यांश का पावस। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश यानी पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र। पल पल यानी हर क्षण। प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप। मेखलाकार यानी करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल। अपार यानी विशाल। असीम यानी अपार यानी विशाल या असीम। सहस्त्र यानी हजार। दृग्सुमन यानी पुष्परूपी आँखें। फाड़ यानी खोलकर। अवलोक यानी देखना। निज यानी अपना। महाकार यानी विशाल। महाकार यानी विशाल आकार। ताल यानी तालाब। दर्पण यानी आईना या शीशा। ये तो हमारा कठिन शब्द हुआ पहले काव्यांश का। अब हम लोग पहला जो हमारा काव्यांश है उसको पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे कि इस काव्यांश के माध्यम से कवि कहना क्या चाहते हैं। तो देखेंगे, हमारा पहला पंक्ति है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। कवि कहते हैं कि पावस ऋतु थी अर्थात वर्षा ऋतु थी। और कहाँ? पर्वत प्रदेश, पर्वतीय इलाके में वर्षा की ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और ऐसे में हर पल हर क्षण प्रकृति जो है अपने वेश को, अपने रूप को बदल रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार। कहते हैं कवि कि पर्वत जो है पर्वत का आकार जो है मेखलाकार है, यानी करघनी के आकार का। करघनी यानी किसी वस्तु के मध्य में गोलाकार लिए हुए। पर्वत अपार है, बहुत विशाल है, ऐसा लग रहा है कि वह करघनी पहने हुए है। अपने सहस्त्र दृग्सुमन फाड़, और अपने हजारों दृग्सुमन यानी पुष्प रूपी आँखों को फाड़कर अवलोक रहा है बार बार। कहते हैं कवि कि जो पर्वत है लग रहा है कि उसके हजारों पुष्प रूपी आँखें हैं और वह अपने उस पुष्प रूपी आँखों को फाड़ फाड़ कर देख रहा है। अर्थात पर्वत पर जो भी फूल खिले हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो पुष्प हैं, ये फूल हैं, ये पर्वत की आँखें हैं। क्योंकि पहले ही मैं बताई हूँ प्रतिपाद में, सारांश में, कि मानवीकरण अलंकार से इस कविता को सुशोभित किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो दृग्सुमन है वह यह पर्वत के का आँख बताया गया है। तो उस पे पर्वत पे जितने भी फूल खिले हुए हैं वह उस पर्वत का आँख बताया गया। तो क्या करता है पर्वत पे जो हजारों पुष्प रूपी आँखें हैं वह फाड़कर अपनी आँखों को फाड़कर देख रहा है, बार बार देख रहा है। कहाँ? नीचे जल में निज महाकार। नीचे के जल में वो अपने विशाल आकार को, अपने महाआकार को, विशाल आकार को देख रहा है। कहाँ? जो तालाब के तल में, तालाब के चरणों में जो जल है उसमें पर्वत अपने स्वयं के विशाल आकार को देख रहा है बार बार। जिसके चरणों में पलाताल, जिसके चरणों में, किसके चरणों में? तो पहाड़ के चरणों में जो ताल है यानी तालाब है, उसमें पर्वत जो है अपने विशाल आकार को देख रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल, और उस तालाब का पानी इतना स्वच्छ और पारदर्शी है कि वह दर्पण जैसा महसूस हो रहा है, दर्पण जैसा लग रहा है। और उस विशाल दर्पण में जो पर्वत है अपने विशाल आकार को बार बार अवलोक रहा है, झांक रहा है। अपने हजारों पुष्प रूपी आँखों को फाड़ फाड़ कर अपने विशाल आकार को उस तालाब में अपने आकार को देख रहा है, क्योंकि
उस तालाब का पानी जो है बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी है। अर्थात सुमित्रानंद पंत जी एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु का समय था तथा पर्वतीय क्षेत्र था। ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रहे थे। ठीक सामने करघनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आंखें हों, और पर्वत अपनी उन असंख्य आँखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशाल काय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा हो। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था, जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब आईने के समान दिखाई दे रहा था। और अगर हम इस कविता का काव्य सौंदर्य देखेंगे तो इसमें चित्रात्मक शैली के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत चित्रण किया गया है। इसकी भाषा सहज लेकिन समासिक है, यानी इसमें समास यानी संक्षेप में बहुत कुछ कहने की कोशिश किया गया है, जिसमें संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पर्वत प्रदेश तथा परिवर्तित प्रकृति में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। पल पल तथा बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मौजूद है। दृक् सुमन में रूपक अलंकार है तथा दर्पण शाह फैला में उपमा अलंकार है। क्योंकि पहले ही बताया गया है कि कविता को मानवीकरण अलंकार से सुशोभित किया गया है और हर पंक्ति में हर बार ये अलंकार को लाकर कविता को सुंदर बनाने का कोशिश किया गया है। तो यह हमारा दूसरा पार्ट है। शेष अंश को हम तीसरे और चौथे पार्ट में समाप्त करेंगे।